लेकर आए आप लोगों के लिए, जैसा कि हमने बोला था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं एसएससी जेईई में, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लेकर आए थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के लिए। क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं सभी, तो एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो ये पहला पार्ट होगा इस जो क्वेश्चन सीरीज का। अभी और भी वीडियो जिसपे आएंगी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस पे, तो ये पहली वीडियो होगी आपकी। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको है ये सारे पीडीएफ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। तो होगा क्या, आपके सामने क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओपन सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोज सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। उसमें से जैसे ये वाले पार्ट है, इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। उसमें से आपको एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना होगा। तो फिलहाल हमें सातों को, हमने जो है 7 अलग अलग जो है पार्ट लिए हैं, तो इन सभी को एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप आप लोगों को पता है क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर वाटर जाता है और वो उसको क्या करता है, हाई प्रेशर पे बाहर निकालता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होगा, मास एंटर भी करेगा और मास लीव भी करेगा, ठीक है। तो मास एंटर भी कर रहा है और मास लीव भी कर रहा है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, यानी बाहर से क्या आएगी, एनर्जी भी आएगी, ठीक है। तो वर्क जो है वो बाहर से आ रहा है, यानी एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है, मास ट्रांसफर भी हो रहा है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो कौन सा सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम होगा। इसके बाद बात करें स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर मतलब बॉयलर की हम बात कर रहे हैं। अब बॉयलर के केस में क्या होता है, वाटर एंटर करता है और वो उसको स्टीम बना के क्या करता है, बाहर भेजता है, ठीक है। स्टीम जनरेटर में क्या होगा, आपका मास ट्रांसफर यहां पर हो रहा है। अब अगर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी बाहर से, फर्नेस से, यानी हीट की फॉर्म में हमारी एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, मास ट्रांसफर भी है और एनर्जी ट्रांसफर भी है। तो अगेन दिस इज योर ओपन सिस्टम। इसके बाद बात करें यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स इज, ये मान लीजिए आपका एक सिस्टम है और ये इसका सराउंडिंग है, ये सिस्टम और ये सराउंडिंग, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका यूनिवर्स बनाते हैं। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होता है या मास ट्रांसफर होता है वो किस किस के बीच में होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। लेकिन अगर मैं पूरे यूनिवर्स को सिस्टम ले लेता हूं तो क्या होगा, अगर पूरा यूनिवर्स सिस्टम है तो इससे बाहर ना तो मास जा सकता है, ना ही अंदर आ सकता है, ना ही एनर्जी इससे बाहर जाएगी, ना ही एनर्जी यहां से अंदर आएगी। तो ऐसा सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो यूनिवर्स होगा वो आपका क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अब बात करें प्रेशर कुकर की, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, आपका प्रेशर कुकर में खाना पकाया जाता है। तो प्रेशर कुकर खाना पकता है उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो कुकर का ढक्कन है वो भी क्लोज रहता है, लेकिन उसमें हीट हम अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं, हम हीट सिस्टम के अंदर जा रही है। प्रेशर कुकर जो सिस्टम है, अंदर गैस है, क्या हो रहा है, हीट उसको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, सॉरी वाटर जो अंदर है उसको। तो यहां पर क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है लेकिन मास ट्रांसफर क्या है, नहीं हो रहा है। हालांकि बीच में जो प्रेशर कुकर है वो सीटी मारता है, ठीक है। तो लेकिन हम मेनली किसको अज्यूम करते हैं कि वो खाना पकाने का जो सिस्टम है उस टाइम पे वो क्या रहता है, क्लोज रहता है। तो इसलिए प्रेशर कुकर को भी आपका क्या होता है, क्लोज सिस्टम की तरह ही रिगार्ड किया जाएगा। इसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन में स्ट्रोक होते हैं 4, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जो सक्शन स्ट्रोक होता है और जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, सक्शन के दौरान क्या होता है, फ्रेश जो भी आपके चार्ज है या फिर फ्यूल है उसको क्या किया जाता है, सक किया जाता है, यानी बाहर से क्या होता है, बाहर से जो भी आपका मास है वो सिस्टम के अंदर एंटर कर रहा है। जबकि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में कंप्लीटली बर्न होने के बाद उसी पार्ट को हम क्या करते हैं, सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक है इसके साथ साथ आपका सक्शन स्ट्रोक है, ये दोनों आपके किस सिस्टम में आ जाएंगे, ओपन सिस्टम में आ जाएंगे। जबकि कंप्रेशन और एक्सपेंशन स्ट्रोक,
एक्सपेंशन स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है। तो उस केस में जो रहेगा उसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम, क्योंकि उस केस में इनलेट वॉल्व भी बंद रहता है और एग्जॉस्ट वॉल्व भी बंद रहता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ इनलेट वॉल्व ओपन रहता है, एग्जॉस्ट वॉल्व के दौरान एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन रहता है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे। अब बात करते हैं आइस केप्ट इन वेल इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क के बारे में हमने बताया था कि थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, इंसुलेटेड मटेरियल होता है वॉल्स में, इसीलिए कोई भी एनर्जी ट्रांसफर उसमें नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा भी है वेल इंसुलेटेड। इसके अलावा उसके अंदर आइस रखी गई है, पूरी तरीके से क्लोज है, तो उसमें से कोई भी मास ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो न तो मास ट्रांसफर हो रहा है, न ही एनर्जी ट्रांसफर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद बात करें ऑटोमोबाइल स्टोरेज बैटरी। ऑटोमोबाइल स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, ऑटोमोबाइल स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी एंटर होती है और वही बाहर जाती है, यानी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लेकिन उसके अंदर जो भी है एसिड है, जो भी फ्लूइड है, उसको क्या है, वो आपका बाहर नहीं जाता बैटरी से निकल के। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो ऑटोमोबाइल स्टोरेज बैटरी है, इस केस में मास ट्रांसफर नहीं है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लोज सिस्टम। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशंस आप याद रखिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन भी वो कभी कभी पूछ लेता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस वन फेज, हेटेरोजीनियस मोर देन वन फेज जब आएंगे तब। तो एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं सभी को, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर को आप किसमें काउंट करेंगे, इट इज योर होमोजीनियस सिस्टम, क्योंकि वन फेज सिंगल फेज में है ये। इसके बाद कूलिंग फ्लूइड इन रेडिएटर। अब कूलिंग फ्लूइड इन रेडिएटर क्या होता है, एक सिंगल रेफ्रिजरेंट रहेगा वो, तो वही सर्कुलेट करेगा, उसमें भी आप क्या है, अलग अलग जो है फेजेस उसमें आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक होमोजीनियस सिस्टम होगा। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर, क्या होगा, वाटर में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं देख सकते, एक सिंगल फेज रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका होमोजीनियस सिस्टम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मिक्सचर ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम। अब क्या है कि यहाँ पे कंपोनेंट सिंगल है, कंपोनेंट सिंगल है, एक ही बॉक्स में आपके क्या है, आइस भी है, वाटर भी है और स्टीम भी है। कंपोनेंट एक है लेकिन तीन अलग अलग फेज में दिखाई दे रहा है, और जहां पे भी तीन अलग फेज होंगे वो कैसा सिस्टम कहलाएगा, वो आपका हेटेरोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। तो ये क्या होगा, हेटेरोजीनियस सिस्टम। अगेन क्वेश्चन यहां से क्या पूछ सकता है, जैसे ऑप्शन देगा आपको चार ऑप्शन देगा, तो आपको उसमें से कोई एक करेक्ट चूज करना होगा, तो आपको इस तरीके से ABCD में आपको प्रोवाइड करवाएगा वो ऑप्शंस, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस सिस्टम या विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोजीनियस सिस्टम। क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट। चलिए इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है उसमें ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चार ऑप्शन होंगी, चार में से आपको एक करेक्ट चूज करना है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर 8 लिख चुका हूं, तो 8 में से हम देखते हैं कौन कौन से एक्सटेंसिव है और कौन कौन से इंटेंसिव है। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बताया था इसमें कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव, क्योंकि मास भी एक्सटेंसिव है, मास पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो क्या हो जाएगी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मास डेंसिटी इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम स्पेस जो घेरा जाता है, मास कम होगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी कम होगा, यानी मास पे डिपेंड करता है। लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम जो हमारा है वो पर यूनिट मास हो गया, यानी डेंसिटी का उल्टा हो गया है, वॉल्यूम बाय मास। अगेन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव, तो क्या निकल के आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी होगी,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो क्या है ये प्रॉपर्टी कि कोई भी जो आपका सब्सटेंस है वो कितनी इजीली हीट को कंडक्ट कर सकता है अपने थ्रू। ठीक है, तो अब थर्मल कंडक्टिविटी, अब मान लीजिए कोई भी आप एक सब्सटेंस ले, या उसका इतना मास हो या इतना मास हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी जो हीट को अपने थ्रू पास करने की यानी कंडक्ट करवाने की, मूव करवाने की जो एबिलिटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इतना हो चाहे इतना हो। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये भी आपके मास पे डिपेंड नहीं करती है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है किसी भी सब्सटेंस के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक वर्क। अब स्पेसिफिक जहां पर लग जाता है नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि पर यूनिट मास हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर स्पेसिफिक के बाद वर्क लगा हुआ है, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क एंड हीट आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो यहां पर स्पेसिफिक वर्क बेशक लिखा हो, लेकिन वर्क है तो इसलिए ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ना तो ये इंटेंसिव है, ना ही आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद बात करें अगर हीट की, तो अभी जैसे हमने बताया हीट एंड वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब उसके बाद आता है आपका एंट्रोपी जनरेशन। ध्यान रखिए, एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है, और वो आपका पॉइंट फंक्शन भी है। और इसके अलावा क्या है कि एंट्रोपी जो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटीज के कारण जो आपका बनता है। ठीक है, तो एंट्रोपी जनरेशन आपका क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है। ये आपका क्या है, पाथ फंक्शन, क्योंकि रिवर्सिबल पाथ होगा तो एंट्रोपी जनरेट नहीं होगी, अगर पाथ इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी जनरेट होगी। तो ये पाथ फंक्शन है, तो ये भी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं विस्कोसिटी की। अब विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी मींस किसी भी फ्लूइड की दो लेयर्स के बीच में जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से गुजरती है, तो नीचे वाली लेयर क्या करती है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, इसको फ्लो करने से रोकती है। तो इसके लिए मास पे डिपेंडेंसी जरूरी नहीं है, किन्हीं भी दो लेयर्स के बीच में क्या हो जाएगा, ये जो फ्रिक्शन है, एक तरीके से फ्लूइड फ्रिक्शन बोल सकते हैं, वो आपका रहेगा। तो ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट इज नॉट ए प्रॉपर्टी बट स्पेसिफिक हीट इज ए प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये हर सब्सटेंस के लिए क्या है, हर सब्सटेंस के लिए जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, एक गिवन वैल्यू है, फिक्स है। ठीक है, और स्पेसिफिक है तो ये क्या है, मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो मास पे डिपेंड नहीं करती है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने डिस्कस किया है। आई होप क्लियर है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमें मैसेज करके। बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा आगे भी हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देख सकें। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। नॉर्मली मैंने बात की थी पर यूनिट मास जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, लेकिन एक होती है मास डेंसिटी और एक होता है वेट डेंसिटी। क्या है कि मास में ऑलरेडी ऊपर मास है, ठीक है। मास डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर पर यूनिट मास नहीं निकालते इसको, ये आपका क्या कहलाता है, स्पेसिफिक मास कहलाएगा। यानी मास को अगर पर यूनिट वॉल्यूम निकाला जाए तो ये क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक मास। क्योंकि स्पेसिफिक मास का मतलब ये नहीं कि मास को मास से ही डिवाइड कर दिया तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए मास के केस में हम जो स्पेसिफिक बनाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक मास। ऐसे ही वेट डेंसिटी में क्या होता है आपका, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट भी क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। तो अगेन
जो वेट डेंसिटी है इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, हालांकि इनमें इंक्लूड नहीं है प्रॉपर स्पेसिफिक वर्ड, बट स्टिल दीज आर योर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहेंगी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी ये दोनों रहेंगी। तो यहां पर आपका पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, तो जो डेंसिटी है आपकी वो क्या हो जाएगी, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसके बाद फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिफाइन करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि हमने बताया था कि फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वहां से हमने जो डिफाइन किया था डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर हमारा निकल के आया था डीई। तो यहां पर हमने किसको डिफाइन किया था, एक नई टर्म को, एनर्जी को हमने डिफाइन किया है। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डिफाइन करता है वो किसको करता है, एनर्जी। वहीं पर जीरोथ लॉ से पूछा जाए कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डिफाइन करता है, तो उस केस में हम बोलेंगे टेम्परेचर को डिफाइन करता है। जीरोथ लॉ किसको डिफाइन करता है, टेम्परेचर को डिफाइन करता है, जबकि फर्स्ट लॉ आपका एनर्जी को डिफाइन करता है। वहीं पर सेकंड लॉ आपका एंट्रोपी का कंसेप्ट लेकर आता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारी पहली सीरीज थी। अब नेक्स्ट वीडियो भी हमारी बहुत जल्दी आ जाएगी इसमें, जिसमें हम फर्दर थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।